सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हुकूमत के लिए जहाँ पर अपोजिशन बहुत बड़ा एक मसला था, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की सेहत और उनका मुल्क से बाहर जाना एक बड़ा मसला था, उससे शायद कहीं बढ़कर एक और आइनी मामला है और वो है पार्टी फंड केस। फॉरेन फंडिंग केस का मामला पिछले 5 साल से इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। बहुत सी दरख्वास्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई, मुख्तलिफ वकील तब्दील होते रहे, लेकिन यह मामला जूं का तूं नजर आया, कोई फैसला नहीं हो पाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अरकान नहीं ये तमाम तर मामला लेकर इलेक्शन कमीशन गए थे, लेकिन अब अपोजिशन की 8 जमातें बड़ी और छोटी ने मिलकर अब दरख्वास्त दी है कि रोजाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत की जाए। अपोजिशन को यह लगता है कि इस केस की जब समाअत होगी, फैसला होगा, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं बचेगा, उस पर पाबंदी हो जाएगी, उसकी ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अज़्म है कि उन्होंने किसी भी किस्म की कोई करप्शन, किसी भी किस्म का कोई मामला ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को, उनकी पार्टी को किसी किस्म का कोई खतरा हो पाए। अब देखना यह है कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर यह केस की समाअत होती है और उसके बाद फैसला जो आएगा वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, मौजूदा वज़ीर आज़म, उनकी हुकूमत, उनकी पार्टी पर क्या असर पड़ता है, हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। सर, अपोजिशन की दरख्वास्त थी, इलेक्शन कमीशन ने उसे मंजूर कर लिया। 8 बड़ी जमातें हैं जिन्होंने यह दरख्वास्त दी। अगर रोजाना की समाअत होना शुरू हुई और यह फैसला, अगर यह फैसला हुकूमती जमात के खिलाफ आ जाता है तो फिर क्या होगा? देखा जी, असूली तौर पर जो इलेक्शन एक्ट 2017 का जो सेक्शन 204 है और 210 है, 212 है, 213 है, ये सारे फॉरेन फंडिंग के बारे में बाकायदा इसकी इंटरप्रिटेशन दी हुई है। अब जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि वो 26 नवंबर से जो हो रही है वो एक स्क्रूटनी कमेटी का इजलास हो रहा है, वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी इजलास नहीं हो रहा। अभी स्क्रूटनी कमेटी ने जो तमाम डॉक्यूमेंट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, इसी तरह तमाम जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो उन्होंने इंक्वायरी की, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन, उनके बाकायदा रिकॉर्ड जो है वो हासिल किया गया। वो सब की रोशनी में स्क्रूटनी कमेटी जो है वो अपना कार्रवाई कर रही थी और स्क्रूटनी कमेटी ने बाकायदा तहरीक इंसाफ और इसी तरह जो कंप्लेनेंट हैं अकबर बाबर, उन सब को मौका दिया कि आप अपने जो भी दलाइल देने हैं, जो सबूत पेश करने हैं वो पेश करते जाएँ। तो ये 18 महीने से एक एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें बाज़ इस दरमियान में हाई कोर्ट्स के फ़ैसले भी आते रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी के फ़ैसले को भी मद्देनज़र रखा गया। तो ये अब सूरत हाल ये है कि 26 नवंबर से इसकी बाकायदा जो है चंद रोज़ तक जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उस पर फ़ैसला उन्होंने एक स्क्रूटनी कमेटी ने करना है। अब स्क्रूटनी कमेटी जो है वो डे टू डे हर रोज़ अपना फ़ैसला करेगी। तमाम डॉक्यूमेंट्स उनके पास से ऑलरेडी पहले पहुँचे हुए हैं, इस चंद रोज़ में वो अपनी एक किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। जब वो किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगी स्क्रूटनी कमेटी जैसे कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ज़ाहिर है वो चीफ इलेक्शन कमीशन पेश करेंगे। तो वो जो रिपोर्ट जो स्क्रूटनी कमेटी की जो बड़ी कॉन्फिडेंशियल राजदारी की जो रिपोर्ट है वो अपनी फाइंडिंग जो उन्होंने देनी है वो उसकी बेस पर फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इन्हीं कानून के तहत आर्टिकल 204, 210, 212 के तहत वो अपना फ़ैसला करेंगे। और वो फ़ैसला जो है वो एक ज़ाहिर है आपकी हमें नज़र ये आ रहा है कि चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो 5 रिटायर्ड हो रहे हैं, तो वो अपनी रिटायरमेंट से पहले जो है इसके बारे में अपना फ़ैसला दे देंगे। अब वो फ़ैसला जो भी आता है, ज़ाहिर है अदालती फ़ैसले होते हैं, इलेक्शन कमीशन का मामला है, सेंसिटिव मसला है, अब जो भी फ़ैसला आता है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज हो सकता है। ठीक, इसलिए इसमें काफ़ी रास्ते हैं हर तरह से, क्योंकि इसमें एक और बड़ी अहम बात ये हो जाएगी कि ये जो आर्टिकल जो सेक्शन का मैंने हवाला दिया है इलेक्शन एक्ट 2017 का 204, 210, 212, ये इसकी
के तहफ़्फ़ुज़ हासिल है आइन के आर्टिकल 17 के तहत। आइन का आर्टिकल तो फंडामेंटल आइन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें ये लिखा हुआ है आर्टिकल 17 में कि ऐसी पार्टी जिसको फॉरेन फंडिंग हासिल होने के तमाम सबूत हासिल हो जाएं और ये साबित हो जाए कि किसी सियासी पार्टी ने किसी फॉरेन फंडिंग के तहत अपनी पार्टी बनाई है, फंडिंग हासिल की गई है, तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा उस पार्टी को डिज़ॉल्व किया जा सकता है, कानून करार दिया जा सकता है, गैर कानूनी करार दिया जा सकता है। ये आर्टिकल 17 बता रहा है, हम किसी पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहे। ये आर्टिकल 17 ने उस पर बाकायदा वाज़ह तौर पर बताया है कि ऐसी जमात जिसको बात साबित हो जाए, ये एक तरीक़ाकार है। आर्टिकल 17 के हवाले से भी आपने बताया, फिर जो रूल्स इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वो भी हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा कि फॉरेन फंडिंग तो पहले भी जमातों की आ रही है, पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके खिलाफ भी दरख्वास्तें आ गई हैं। इलेक्शन कमीशन का कानून तरीक़ाकार क्या कहता है इस बारे में? उसका ये तरीका वादा किया गया ना, उसका तरीका ये होता है कि जिसने कंप्लेनेंट ने जब वो दरख्वास्त जमा कराएगा वो 7 सबूत भी लगाएगा। सही। उस सबूत को वेरिफिकेशन करने के लिए, इंटेरोगेशन करने के लिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इदारे मौजूद हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने की मामलत जो करेगा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करेगा। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मामलत के बाद उसको मज़ीद मामला हासिल हो जाएगी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो उनके भी कमेटी में उनके मेंबर हैं, तो वो भी उसको जांच पड़ताल करेंगे जो स्टेट बैंक की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं या जिन कंप्लेंट ने डॉक्यूमेंट दिए उसमें कितनी हकीकत है, अफसाना कितना है, क्या मामला है, तो सारे एक बाकायदा कमेटी बनी हुई है ना। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 220 के तहत वो जिस इदारे से चाहें इंक्वायरी करवा सकते हैं। ज़रा इलेक्शन कमीशन के पास तो इतने वसाइल नहीं होते ना, मैन पावर। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर उन इदारों को इंक्वायरी करवा सकते हैं सारे अमल के हवाले से। अच्छा, कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। कुंवर साहब, ये तो एक तरीकाकार हो गया, एक इंक्वायरी का मामला है, क्या कानून क्या कहता है इस सिलसिले में? इसमें वाज़ा तौर पर जैसे मैंने बताया जो सेक्शन 204 है ना, उसमें ये लिखा हुआ है फॉरेन फंडिंग की इंटरप्रिटेशन दी है, डेफिनेशन दी है। पहले डेफिनेशन ये है कि वहाँ ऐसा इदारा, मसलन गैर मुल्की शहरी, गैर मुल्की नेशनल कंपनी, गैर मुल्की मल्टी नेशनल कंपनी, गैर मुल्की फर्म, गैर मुल्की हुकूमत, इन जगहों से अगर कोई फॉरेन फंडिंग होती है, मतलब आपका एक गैर मुल्की शहरी है, वो उस पार्टी को फंड नहीं दे सकता। लेकिन अगर वो पाकिस्तान का शहरी है, तमाम दुनिया भर में पाकिस्तान के शहरी मौजूद हैं, वो पार्टी फंड में दे सकते हैं। लेकिन कोई गैर मुल्क के शहरी, वो पाकिस्तान का नेशनल नहीं है, पाकिस्तान का शहरी नहीं है, वो उस पर बाकायदा लिखा है कि गैर मुल्की शहरी जो है वो पार्टी को फंड नहीं दे सकता। अगर ये चीज़ अगर साबित हो जाती है तो फिर पार्टी के ख़िलाफ़ तो फिर बाकायदा आके कानून में चीज़ें दर्ज की गई हुई है ना। तो इसलिए हम ये आपकी वसात से हम ये कहेंगे, ये आपने हम सिर्फ कानून की इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कौन सी पार्टी मुतासर है या कौन सी पार्टी का मामला क्या फ़ैसला आने वाला है। हम तो पाकिस्तान की आवाम को, नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि हमारे कानून बड़े मजबूत हैं पाकिस्तान के इंटीग्रेशन को बचाने के लिए। पाकिस्तान की इंटीग्रेशन को बचाने के लिए तो लिखा है कि ऐसी पार्टी जिसको फॉरेन फंडिंग हो जाए और वो पाकिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा ले और उसके बाद पाकिस्तान में हुकूमत सादी में। ये करीब 5 साल से ये चल रहा था और ये काफ़ी डिले होता जा रहा था। आज फिरदौस आशिक़वान साहबा ने भी ये बात की है कि यरगमाल किसी भी इदारे को, इलेक्शन कमीशन को वो नहीं बनाया जाना चाहिए सियासी जमातों की जानिब से। इलेक्शन कमीशन ने अब फौरी तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर यह समाअत कर लिया है। एहतजाज हुआ, दरख्वास्त दी गई, तो क्या ये एहतजाज दरख्वास्त की वजह से ये सारा मामला हुआ है? नहीं, एहतजाज का भी तो असर तो ऐसा इलेक्शन कमीशन अपने दबाव में नहीं आता, लेकिन मसला यह है कि ये कानून 5 साल से जो चल रहा है उसके
पास बैकग्राउंड तो यही है ना कि इलेक्शन कमीशन को तो मुख्तलिफ अदालतों में स्टे लिया जा रहा था, अदालतों में इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा था, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया जा रहा था, कि जिसकी बना पर ये इतने डिले हो गया 5 साल का। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आपसे कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जब इतने अरसे से चल रहा था तो अपने वो सवाबदेही इख्तियार करते हुए इनको फैसला पहले कर देना चाहिए था। लेकिन जो ये जाँच पड़ताल का जो मामला, ये तो आज से कई जब शुरू हो रहा था तो उस वक्त ये हुआ था कि हम चंद रोज़ में इसका फैसला कर देंगे। ये जाँच पड़ताल 4-5 दिन में हो जाएगी, इसमें दबाव का असर पड़ने का तो इम्कान नहीं था। लेकिन मोहतरमा ने फरदौस आशिकवान ने जो बात कही है वो सियासी बयानात होते हैं और ठीक है, अपनी पार्टी की हुकूमत के तर्जमान है। ठीक है, तो अब ये देखना अगले आने वाले वक्त में ये क्या सूरत हाल होती है। रोज़ाना की बुनियाद पर समात है और दिसंबर में अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपने ओहदे से भी सबकदोश हो रहे हैं। उससे पहले देखा जाएगा कि ये फैसला करके जाते हैं। अगर ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक और मुखालिफत में आता है तो पाकिस्तान में सियासी तौर पर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ भी मुतवक्का की जा सकती। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और दूसरा इस वक्त मामला यह है कि रहबर कमेटी का इजलास हो रहा और रहबर कमेटी इस वक्त इकट्ठी हो रही है कानूनी तौर पर मामलात को लेकर, जैसे इलेक्शन कमीशन का मामला भी है। अगले आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि वो पार्लियामान के अंदर किस तरह से चीज़ों को लेकर चलती है। लेकिन जो सड़कों पर मामला रहा है उस सड़कों पर मामले में उस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान का साथ नहीं दिया, चाहे वो प्लान ए हो, प्लान बी और अब अगले आने वाले वक्त में प्लान सी जो आएगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पर खड़ी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो साहब। बहुत शुक्रिया जाम साहब आपके वक्त का। मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया, ख़त्म हो गया, वो वापस चले गए। मियाँ नवाज शरीफ साहब वो भी मुल्क से बाहर चले गए। इस सारे अमल के अंदर तमाम जमातें ये लग रहा था कि इकट्ठी होकर अपोजिशन के खात्मे की बात कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे तनाजुर में उस तरह से साथ नहीं थी, क्या वजह है इसकी? नहीं, ये बिल्कुल तासुर गलत है कि हमने उनको कबूल किया है। बल्कि पीपल्स पार्टी तो शुरू से ही कह रही है कि ये एक नाअहल हुकूमत है, नालायक हुकूमत है, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जा रही। और देखें जिस तरफ मुल्क के हालात जा रहे हैं, आप देखें इकॉनमी का बुरा हाल है, मईशत तबाह हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। यहाँ पे आए दिन आप देखें बड़े बड़े कारोबार लोगों के बंद हो रहे हैं और मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत हैंडल कर पाएगी। और आप देख रहे हैं मतलब मुल्क के वज़ीर आज़म ने जिस तरह 2 दिन पहले अपना अपोजिशन के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो तकरीर कर रहे थे अपोजिशन के ख़िलाफ़, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर की लेवल के ओहदे पे आप बैठे हैं और ऐसी लैंग्वेज आप अपोजिशन के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़। आई मीन अपोजिशन क्या है? अपोजिशन भी तो लोगों के वोट के ज़रिए आई है ना, अपोजिशन को भी लोगों ने वोट दिए हैं। अगर आप सब सारी अपोजिशन के वोट मिलाएं तो हुकूमत से ज़्यादा वोट उनको मिले हैं। तो उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना, एक दिन आप एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं, तो मेरे ख़्याल में अब इस हुकूमत का जाना एक मुल्क के मफाद में होगा। और हम लोग चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क में नए साफ शफाफ इंतखाब हों। और अच्छा धारेजो साहब, ये मुतालिबात हैं साफ इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन इसके लिए अब आप हुकूमत के ख़िलाफ़ निकले नहीं है भाई। आपने जलसे किए ज़रूर हैं, तकरीरें, जलसे तकरीरें से तो ये हुकूमत नहीं जाएगी। एक इतना बड़ा धरना हो गया, उस धरने के बाद भी ये हुकूमत वहीं पर कायम है, तो फिर क्या करना होगा? किस तरीके से आप इस हुकूमत को घर भेजेंगे? देखिए माहौल उस तरफ जा रहा है। आप देखें पहले ये कोई मुतालबा नहीं कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करे। आज सारी अपोजिशन एक ही मुतालबा है, हर जगह आप जाएं एक ही मुतालबा, एक ही आवाज़ आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करने चाहिए। ये जाली मैंडेट से हुकूमत आई हुई है और सब हर जगह आप कारोबार शख्सियात से मिलें, उनकी भी यही आवाज़ है। आप छोटे ताजिर से मिलें, बड़े ताजिर से मिलें, बड़े कारोबारी छोटे कारोबारी लोगों से मिलें, सबकी यही आवाज़ है। मुल्क में जो भी आदमी है सबकी ये आवाज़ है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए और नए इंतखाब हों। लेकिन आप इंतखाब के हवाले से बात कर रहे हैं जाम साहब, तो इस हुकूमत, ये भी हुकूमत आई, आपने पिछली हुकूमत के हवाले से भी ये बात की जरदारी साहब ने कि वो आरओ का इलेक्शन था, यहाँ बहरहाल सिस्टम का इलेक्शन हो गया।
तो इस हुकूमत को भी तो पूरा टाइम देना चाहिए। जमहूरी रवैया आपका भी होता है, सड़कों पर आप नहीं आना चाहते, गैर जमहूरी तरीके से आप इस हुकूमत को घर नहीं भेजना चाहते, तो इस हुकूमत को भी वक्त देना चाहिए कि आप कम अज़ कम कारकर्दगी तो दिखा ले, 5 साल पूरे तो कर लें। आपकी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 5 साल पूरे किए, तो इस हुकूमत का हक नहीं है कि वो 5 साल पूरे करे, उसके बाद जज किया जाए कि इस हुकूमत को कहां पर आप देख रहे हैं। देखिए, आप इनके 1.5 साल का इन्होंने सवाए अपोजिशन को गालियां देने के अलावा किया क्या है? आप इनसे कोई 5 बड़े काम तो पूछ लें क्या किया है। जहां भी इनकी तकरीर देखें अपोजिशन को गालियां देते हैं। मैं समझता हूं कि इन्होंने अगर काम किया है तो अपोजिशन को गालियां ज़्यादा दी हैं, ये एक रिकॉर्ड। अच्छा, जाम साहब हमारे साथ ही रहता है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट मैच के हवाले से। ब्रिस्बेन में आज मैच हुआ और पाकिस्तान की टीम बैटिंग में खातिर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी है। बॉलिंग में अब पाकिस्तान को क्या चैलेंज दरपेश होगा और बॉलर्स को क्या करना है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इजाज वसीम बाकरी और जो पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर मुदस्सिर नज़र के साथ मौजूद हैं। जी इजाज, क्या कहना है मुदस्सिर नज़र का? पाकिस्तान टीम की ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर ऑस्ट्रेलियाई टीम जो कि मेज़बान टीम भी है उनसे मुकाबला शुरू हो चुका है। पहले दिन का खेल हम सब लोगों ने देखा, पाकिस्तान ने पहले सेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस मैच की जो ख़ास बात है वो है नसीम शाह का डेब्यू करना। 16 साल फास्ट बॉलर जिसको न सिर्फ पूरे ऑस्ट्रेलवी मीडिया, ऑस्ट्रेलवी साबिक क्रिकेटर्स, क्रिकेट कमेंटेटर्स और दुनिया भर के फैंस उनका इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने कौन सी प्रोडक्ट तैयार की है। मेरे साथ डायरेक्टर अकेडमीज़ मुदस्सिर नज़र मौजूद हैं जो कि एक अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से कई दहाइयों से इनका ताल्लुक है, इनसे जानते हैं। मुदस्सिर भाई, पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलर्स के लिए एक जरखेज़ सरजमीरी है, तो नसीम शाह का इजाफा आप कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा, उसकी जो प्रोग्रेस है बहुत तेज़ी से हुई। दरम्यान में एक ब्लिप आया था कि जो 9-10 महीने के लिए हमारे वो अकेडमी रिहैब कर रहा था, उसके 3 फ्रैक्चर हो चुके थे, लेकिन उसके बाद उसने उस 9 महीने में मेहनत बहुत सख्त की। प्रॉमिस तो वो अंडर 16 से उन्होंने शो करना शुरू किया हुआ था। इट वाज वे अबव एवरीबॉडी एल्स इन द अंडर 16 सेटअप। तो उम्मीद तो हमें बहुत थी। फिर उसके बाद जब उनका स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ तो एक बड़ा सेटबैक था सबके लिए, ख़ासकर बच्चे के लिए। और उस उम्र में जबकि बिल्कुल ही 16-17 साल की उम्र हो और आपके 3 फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन उसने बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला ने उसको फल दिया। उसको अब चांस मिला है पाकिस्तान खेलने के लिए। मुदस्सिर भाई, आप क्योंकि अब क्रिकेटिंग सेंस रखते हैं, क्या उसका खूबसूरत एक्शन जो है उसके लिए मददगार साबित हुआ? सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास खेलकर पाकिस्तान खेलने चला गया क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा विकेटें भी नहीं हैं, या उसको बॉलिंग की सेंस है या नेचुरल टैलेंट है? इन 3 में से उसकी आपने क्या खूबी रीड किया उसमें? देखें, एक तो नेचुरल टैलेंट होता है, उसके बाद बॉलिंग आनी चाहिए, और फिर सीखने का जो होता है, जितनी तेज़ी से आप सीख जाएँ उतनी तेज़ी से आपको फिर दूसरे लेवल पर लेके कोचेस चले जाते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ हमने देखा है कि शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, मूसा भी हैं, नए फास्ट बॉलर्स हैं। अब वहाब और आमिर लॉन्ग फॉरवर्ड नहीं खेलते हैं, तो अब नीचे से पाकिस्तान के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है बॉलिंग की, वो आप सेटिस्फाइड हैं और एकेडमी और भी काम कर रहे हैं नौजवानों पे? बिल्कुल, अभी देखने आपको हसनैन भी है उनके साथ, और 2-3 लड़के और भी हैं अंडर 16 के, 2-3 लड़के बड़ी तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। तो फास्ट बॉलिंग में इंशाल्लाह पाकिस्तान के पास अगले 10 सालों के लिए काफ़ी टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान वाले से मुदस्सिर नज़र बात कर रहे थे। इजाज़, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स रिपोर्टर नादरा मुश्ताक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नादरा, पाकिस्तान का पहला दिन था, आगाज़ तो अच्छा हो रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम से विकेट्स ऐसे गिरना शुरू हुए कि लग रहा था शायद पाकिस्तान अब 150 भी रन नहीं कर पाएगा, लेकिन असद शफीक भी विकेट पर रुके, रिजवान ने भी कुछ स्कोर कर लिया, यासिर शाह भी कुछ बॉल्स खेलते हुए नज़र आए। क्या वजह थी कि ये एकदम टर्न हुआ कि पाकिस्तान के हाथ से ये इनिंग ही निकलती हुई नज़र आई? देखिए मुदस्सिर, सबसे अच्छी बात जो इस मैच का जो डिसीजन था टॉस का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बज़ाहिर लग रहा था कि ग्रीन विकेट्स हैं और डिसीजन शायद ऐसा लें अजहर अली के बैटिंग की जगह वो बॉलिंग ले लें, लेकिन उन्होंने बैटिंग का जो फैसला किया वो बहुत उम्दा फैसला गया। गो कि विकेट जो है वो फास्ट बॉलर्स को मतलब सपोर्ट करने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद फैसला बुरा नहीं था। ओपनिंग स्टैंड भी सही रहा कि उन्होंने ओपन अच्छा किया, और एक और रिकॉर्ड जो था वो सन 2005
2005 के बाद जो आज बना वो फर्स्ट सेशन में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी बना और पाकिस्तान की जानिब से भी, कि पाकिस्तान ने कोई अपनी विकेट लूज की फर्स्ट सेशन में और ऑस्ट्रेलिया कोई विकेट ना ले सका। हालांकि हमेशा ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट सेशन में कोई ना कोई विकेट लेता है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। ओपनिंग स्टैंड सही था, लेकिन चूंकि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमारी नई इसके अंदर ज़्यादा स्क्वाड जो है वो नए के ऊपर मुश्तमिल है, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि यकी बात दीगरे जब उनकी विकेट्स गिरती हैं और खास तौर पे लेकिन बाबर और हारिस दो ऐसे प्लेयर्स थे जिन पर यह रिलाय किया जा रहा था कि वो स्टेट बैट से अच्छा खेलने वाले हैं, वो दोनों जल्द आउट हुए, तो ये एक बड़ा अलमिया रहा। देखिए बाबर आजम ने आज ये उनके मिजाज का हिस्सा नहीं था जो उन्होंने आज एक शॉट लगाया, मुझे लगता है वो गैर जिम्मेदारी का थोड़ा सा मुजाहरा कर लिया, या शायद बहुत ज्यादा तारीफें जो उनके कान में पड़ गई कि उनको सब देखना चाहते थे। कल रिकी पॉन्टिंग ने भी कहा था बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से कि बाबर आजम की एक क्लासिक इनिंग देखें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट है, टेस्ट में होता है, स्टार्ट अच्छा है। फिर ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो आपको पता है कि किसी भी तौर से बख्शते नहीं हैं, वो गेम को गेम की तरह से लेते हैं। उन्होंने टेस्ट में आप 2 स्लिप भी ले सकते हैं, उन्होंने घेरा भी ज़्यादा तंग नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल ओपन रखा। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास टेस्ट है, आप रुक रुक के खेलें। शुरू में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नजर आई कि इन्होंने चौकी छक्के की भरमार नहीं की, रुक के खेले, स्लो खेले थोड़ा सा गेम। लेकिन बहरहाल जो बाज़ाहिर लग रहा था कि 150 में हमारी पूरी टीम वापस पवेलियन लौट जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। वो एक बेहतर स्कोर पाकिस्तान करने में कामयाब हुआ। बॉलिंग का देखना है, लेकिन अजहर अली के हवाले से, अजहर अली एक अच्छे बैट्समैन हैं टेस्ट के, लेकिन अजहर अली पर कप्तानी का भी प्रेशर, अभी कप्तानी टॉस के हवाले से तो बेहतर फैसला नजर आया, कप्तानी का प्रेशर नहीं अजहर अली पर, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली सीरीज हो। देखें ऑस्ट्रेलियन विकेट्स जो हैं वो वाकई बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इतना कोई खातिर खा तो है नहीं कि पाकिस्तान हमेशा वहाँ जीतता हो। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता आया है, 12 टेस्ट मैचेस में कोई भी पाकिस्तान जीते हुए नहीं है, तो ये प्रेशर तो है। अब अजहर अली चाहेंगे कि वो इसको अच्छे से मतलब कवर कर लें, कुछ भी नहीं तो आप फाइट करके जीतें। अब हमारे जो प्लेयर्स जो बॉलर्स का है वो कल इम्तिहान शुरू होगा, उसमें देखना ये है कि जैसे डेविड हैं, उनको आपने डेविड वार्नर को, स्टीवन स्मिथ, ये बड़े फॉर्म के इनके बल्लेबाज हैं, बैट्समैन, इनको किस तरह से हम दबोचते हैं, पकड़ते हैं, क्योंकि शाहीन हमारे फुल फॉर्म में, शाहीन अफरीदी, उसके अलावा नए बॉलर के तौर पर नसीम शाह को ले जाया गया, नसीम शाह को। लेकिन नसीम शाह को हम बहुत ज़्यादा ओवररेटेड ना कर दें, मुझे तो ये डर है कि हम बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि क्योंकि उसका फर्स्ट इम्तिहान है तो उसको इतना ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही हैं। तो ठीक है, अगर वो बहुत पाई की भी नहीं कर पाते, मेरे ख्याल से उनको फर्स्ट चांस मिला है, उन्होंने प्रैक्टिस मैच में साबित कर दिया कि हाँ उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त स्किल्स हैं, और तमाम बड़े जितने भी दुनिया के बॉलर्स हैं उन्होंने सबने तारीफ की है। तो मेरे ख्याल से नसीम और शाह के दुनिया के एक बेहतरीन बॉलर जो है वो एज ए कोच भी इमरान के साथ या इस वक्त नसीम शाह के साथ या शाहीन शाह के साथ मौजूद है, तो इसका असर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पर तो नजर आएगा जरूर। बिल्कुल, और हमारी बॉलिंग अटैक नो डाउट कि बहुत लीथल है, बहुत ज़बरदस्त है, और कल हमें बहुत उम्मीद है कि हमारी जो बॉलिंग है वो किसी भी तरह से काबू कर लेगी इनको। आप सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप बॉलिंग करवाते हैं ना तो आपको लाइन एंड लेंथ का कंट्रोल होना चाहिए, प्लस जो आप बॉल फेंक रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में हो, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानी जो अटैकर्स हैं वो किसी भी तरह से इस गेम से बाहर हो सके, गेम के अंदर ही रहेंगे। बहुत अच्छे फाइटिंग गेम होगा, मुझे लगता है कि कल का गेम जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू टुडे, क्योंकि आज का जो था वो बैटिंग का था, कल बॉलिंग का। बॉलिंग हमारी, हम कहते हैं कि हमारी बॉलिंग जो है दुनिया में चलें अब देखना ये है कि कल पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो किस तरह से अपने जौहर दिखाती है। बहुत शुक्रिया नादरा मुश्ताक हमारे साथ मौजूद थी। नेक तमन्नाएं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए कि ये पहला टेस्ट, इसमें तारीख भी बन सकती है क्योंकि टीम भी नई है, कप्तान भी नए हैं। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।